ये दिल मांगे मोर, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। चने का कारोबार क्या कहता है और इसके साथ साथ अरहर, मूंग और दूसरी जो दालें हैं उनका सिनेरियो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पे क्या दर्शाता है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी के पास में दालें रखी हैं तो उसे स्टॉक रिलीज करना चाहिए या फिर रखना चाहिए, और 2025 अंत तक कौन सी दाल क्या मजबूती दिखाएगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिला शेखावत जी मौजूद हैं, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, पूसा से आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ में सुमित गुप्ता साहब हैं, इंटरनेशनल मार्केट की खास पकड़ रखते हैं, आपका स्वागत है सुमित जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप इसे शुरुआत करता हूं, लेडीज फर्स्ट जी। 67 लाख मीट्रिक टन के आसपास का दालों का इंपोर्ट होता है और उससे बाजार दबाव में आ जाता है। अब इससे बाजार अकेला दबाव में नहीं आया, फार्मर भी दबाव में आ गए। अब एक तरफ तो सरकार चाह रही है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है जी। आप साइंटिस्ट के ऊपर पे उसका एक लोड है कि प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए। दूसरी तरफ मार्केट का अपना एक सेंटीमेंट है, अपना एक डायनामिक्स है, उसमें बाजार दबाव के अंदर है, तो फार्मर को इंसेंटिव वहां पर नहीं मिल रहा। तो इसकी पूर्ति कैसे होगी? 2028 तक इस टारगेट को अचीव कैसे किया जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि दबाव में है, तो इसके लिए जो हमारा टारगेट है उसमें कहीं ना कहीं हमको हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा और उत्पादन हमको अधिक बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से मतलब क्या समझे? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब किसानों के पास कौन सी अच्छी किस्में हैं, पहली बात तो किसानों की समस्याएं क्या है और उनके दालों के अंदर क्षेत्रफल कितना है। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को मोटा मोटी दो तरीके से बांटते हैं। उसमें एक तो ये हम बोलते हैं कि वर्टिकल एक्सपेंशन, मतलब आपकी इंप्रूव वेराइटीज हो, इरिगेशन की अच्छी सुविधा हो, ये कीट बीमारी इन सब के रेजिस्टेंट वेराइटीज हो, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जिसमें हम एरिया एक्सपेंशन की बात करते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आपने जी भी अपने उसमें बताया कि हम बहुत अधिक उत्पादन कर रहे हैं, और अगर आप पिछले 2-3 साल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो हम निरंतर जो उत्पादन है वो बढ़ ही रहा है, लेकिन हमारी मांग भी बहुत अधिक है। पोषण की दृष्टि से अब सरकार पर अपना है, जैसे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करते हैं, जहां आपको इंश्योर करना है कि हर थाली एक संतुलित आहार हर मनुष्य को दे, अपने कंट्री के हर सिटीजन को दे। तो उत्पादन तो हमें बढ़ाना होगा। अब हम क्या करें? अब हमें उन एरियाज को टैप करना पड़ेगा जहां पर हम इन क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दलहनी फसलों में हम एग्जिस्टिंग सीरियल क्रॉप्स को रिप्लेस किए बिना हमारे पास 5 तरीके हैं जहां हम उसी एरिया में दालों के एरिया को बढ़ा सकते हैं। उसमें कौन से वो एरियाज? जी बिल्कुल, देखिए जहां पर आपका धान गेहूं फसल चक्र है वहां पर हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन की ऐसी मूंग और उड़द की किस्में हैं जो 70 दिन में 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 2-3 पिकिंग दे देती है। तो ये तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव सीरीज, यानी आप एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना एक लेग्यूमिनस फसल, एक दलहनी फसल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहीं कहीं पर हम इसका रिप्लेसमेंट भी करते हैं। आप सुन ही रहे हैं पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जैसे जैसे आपकी वाटर टेबल नीचे होती जा रही है, मेरे ख्याल से विकल्प ही नहीं रहेगा। क्या हम और इसी तरह से धान की फसल अगले 20, 30,
20-25 सालों तक कर पाएंगे, ये मुझे डाउट है। तो कहीं ना कहीं हमको धान को छोटे छोटे एरियाज में रिप्लेस करना पड़ेगा किसी भी दलहनी फसल से। वो अरहर हो सकती है, मूंग हो सकती है, उड़द हो सकती है, इनमें से किसी को। तो एक तो एडिटिव सीरीज, एक रिप्लेसमेंट, तीसरा हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। आपकी शुगर केन का एरिया है, आपके 70 सेंटीमीटर मक्का है, 60-65 सेंटीमीटर की आपकी रो टू रो डिस्टेंस है, वहां आप एक लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे लोबिया को, आप मूंग को, उड़द को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं ब्रेक क्रॉप। एक ही एक फसल चक्र लेते हुए, एक ही एक मोनोक्रॉपिंग करते हुए, आपकी सॉइल सेंसिटिव है, आपका एनवायरनमेंट सेंसिटिव है, उनसे बचने के लिए आप एक ब्रेक क्रॉप, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, 2-3 साल में कम से कम एक दलहनी फसल आप इंट्रोड्यूस करिए। इस तरह से हम एरिया एक्सपेंशन की बात करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट तो आपने सुना ही होगा, ये जायंट्स हैं। मतलब अब जो रिवोल्यूशन आने वाला है वो उसी एरिया से है। 12 मिलियन हेक्टेयर एरिया, आप सोचिए। 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जहां धान के बाद कोई फसल लेते ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की बात बिल्कुल, हाँ, वहाँ हम रबी जो दलहनी फसलें हैं, रबी जो पल्सेस हैं, उनको इंट्रोड्यूस करके इनफ एरिया है। और इसी टारगेट को लेके, ये सिर्फ ऐसे जार्गन या फिगर नहीं है कि हमको 2028 तक, पूरा रोड मैप है गवर्नमेंट के पास में, जिसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, पॉलिसी मेकर्स इन्वॉल्व हैं, और मुझे पूरा विश्वास है हम अपने टारगेट को जरूर उस समय तक अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सुमित जी, चूंकि आप इंटरनेशनल मार्केट्स को बड़ा नज़दीकी से देखते हैं और समझते हैं, पिछले 3-4 साल के बीच के अंदर में हमारा जो क्रॉप साइज है वो इंक्रीज हुआ है और 250 से 270 लाख मीट्रिक टन को हमने अचीव कर लिया है। 300 पार करने की एक बात हो रही है कि 300 मिलियन टन को हम पार करेंगे। इंपोर्ट बड़े हैवी हैं हमारे, तो 67 लाख मीट्रिक टन के आसपास हम इंपोर्ट कर चुके हैं। अब उससे हुआ ये कि बाजार जो है वो प्रेशर में आ गया, ट्रेडर्स भी प्रेशर में हैं और फार्मर्स भी प्रेशर में है। फार्मर का ये कहना है कि जी हमें बाजार में पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। इसको किस नजर से देखा जाए और क्या लगता है 2025 अंत तक दालें वापस बाउंस करेंगी? चना फिर से 7,000-8,000 रुपए आपको दिखाई देता है? अरहर क्या कहती है? मूंग क्या कहती है? 2023 और 2022 एल नीनो ईयर्स थे जिसमें भारत में बारिश कम हुई। ठीक है। 2022 में हमारे पास चना का अच्छा ओपनिंग स्टॉक था, हम कंफर्टेबल थे, इसलिए हमने इंपोर्ट्स को नहीं खोला। ठीक है। लेकिन 2023 में भी साइमल्टेनियसली जब अच्छी बारिश नहीं हुई, जब तक हमारा चना का स्टॉक भी कम हो गया, ठीक है, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचा, बट हमको इंपोर्ट खोलना पड़ा। ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 दिसंबर 2023 को हमने येलो पीस का इंपोर्ट खोला और अप्रैल या मई में हमने चना का इंपोर्ट खोला। ठीक है। और ये जो स्टेप्स थे, ये स्टेप्स बाय चॉइस नहीं थे, बाय कंपल्शन थे। ठीक है। 2024 में या 2023 अंत में जब हमने किसान को सिग्नल दे दिया, भारत नहीं इंटरनेशनल, कि इंडिया इंपोर्ट के लिए तैयार है, तो उस समय हमको अब 2 तरीके हैं इंपोर्ट नंबर देखने के। एक तरीका है अप्रैल मार्च और दूसरा तरीका है जनवरी दिसंबर। ओके। अगर हम अप्रैल मार्च देखते हैं तो आपका नंबर सही है, 66 लाख टन हमने इंपोर्ट किया। लेकिन अगर हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 देखते हैं तो हमारा इंपोर्ट 73 लाख टन था। अच्छा। जो आज तक का सबसे बड़ा इंपोर्ट है, क्योंकि जैन फेब मार्च में येलो पीस काफी बड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर आया, तो उसके कारण हमारा कैलेंडर ईयर इंपोर्ट काफी बड़ा रहा। ठीक है। इसके कारण जैसे जैसे हम 2024 में अंत की तरफ पहुंचने लगे, हमारा मॉनसून लानिना फिनोमिना के कारण अच्छा रहा। ठीक है। 2025 की मॉनसून की एक्सपेक्टेशन अच्छी बिल्ड होने लगी। उसके कारण क्या हुआ कि हमारी जब क्रॉप आई और 73 लाख टन का कैलेंडर ईयर इंपोर्ट आया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डोमेस्टिक लिक्विडिटी वर्चुअली 0 हो गई। ठीक है। ना ही ट्रेडर्स के पास कैपेसिटी थी खरीदने की। इंडियन किसान का माल, भारतीय किसान का माल मार्केट में आने लगा, तो ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों ने मिलके प्रेशर डाला प्राइसेस के ऊपर। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाया, जहां गवर्नमेंट ने कमिट किया कि आप दालें उगाओ, हम उगा लेंगे। कोई उसके अंदर लैंड का मापदंड नहीं रखा गया कि इतना ही मिनिमम लेंगे। उन्होंने बोला जितना आप खरीदोगे हम लेंगे, बट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज उस हिसाब से गियर अप नहीं हो सकती। ठीक है। उसके कारण किसान जो पल्सेस की तरफ रुझान बढ़ रहा था, उसको लगा कि ये केवल बात है, और बिकॉज ऑफ दैट उसको आज भी अगर हम तुअर का भाव देखें 76 के एमएसपी पे 62 रुपया
पूरे भारत में तुअर दाल का भाव चल रहा है। बिल्कुल। चना का एमएसपी हमारा 56 साढ़े 56 है और आज भी भाव उसके आसपास चल रहा है, यानी लूज ग्रेन भाव तो उसके अभी भी नीचे है। बिल्कुल। और सरकारी स्टॉक के अंदर कितना माल है? 6 लाख टन तुअर दाल है और 3.5-4 लाख टन चना है। इससे क्या पता लगता है कि मान लीजिए अगले साल बारिश कम होती है तो क्या हम दोबारा तैयार हैं? जवाब है नहीं। तो हमने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इस साल वेस्ट कर दिया जब प्रोडक्शन अच्छी आई और हम तब भी प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाए। 2016 में अरविंद सुब्रमण्यन जी ने एक पेपर पब्लिश किया था, पल्सेस का बफर स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, कितनी क्वांटिटी करनी है कि इंडिया में इन्फ्लेशन का ध्यान रखा जा सके। ठीक है। हमें एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है प्रोक्योरमेंट की तरफ भी, जहां हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि दालों की डिमांड नहीं है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट से वो दालें कैसे ईस्ट और नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगी, वो हमको ध्यान रखना है। इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपने दिखाई हैं, वो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा। तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। क्या पल्सेस के बीच के अंदर में जितना एरिया आज यूज हो रहा है उतने ही एरिया के अंदर में हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? उसका अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, 5 टन भी अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो एक तो बढ़ेगी और साथ ही सेम कॉस्ट के अंदर में फार्मर की इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, बहुत ही रेलेवेंट बात है। हाँ। और लेकिन अगर आप पूरा सिनेरियो देखेंगे ना, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए, जब से हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो एक हरित क्रांति, जिसमें सारी क्रॉप्स में हम फोकस नहीं कर पाए, हमने सिर्फ राइस और व्हीट पे फोकस किया, क्योंकि उस समय हम अनाजी फसलों के कंटेक्स्ट में भी इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर नहीं थे। वो हमारा फर्स्ट टारगेट था। तो जहाँ पे इरिगेशन की सुविधाएं थी, जहाँ फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी अच्छी थी, जहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे, वहाँ पर लोगों ने राइस व्हीट सिस्टम को अडॉप्ट किया। और ऑयल सीड्स और पल्सेस, तिलहन और दलहन, दोनों ही मार्जिनल एरियाज में गए। रेनफेड एरियाज में जहाँ कोई और फसल नहीं हो सकती, वहाँ पर हम मार्जिनल एरियाज में इन क्रॉप्स को लेते हैं। तो एक तरह तो ये शुरू में फर्टिलिटी में ही कम है। दूसरा, क्योंकि इन फसलों का एरिया रिलेटिवली कम है अनाजी फसलों के कंपैरिजन में, तो शोध की दृष्टि से, R&D सेक्टर की दृष्टि से कम ये फसलें जो है जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और ये चैलेंज भी है कि हमको पर यूनिट यील्ड या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। नई वेराइटीज़, सीड रिप्लेसमेंट रेशो, हम क्या करते हैं, वही बचे हुए बीज आप यूज़ करते जा रहे हैं, रख लिया, अगले साल वही कर रहे हैं। सीड रिप्लेसमेंट पे ध्यान देना है हमको, जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे ध्यान देना है, और हर प्रॉब्लम बेस्ड जो वेराइटी डेवलपमेंट है, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन एरियाज़ को भी, जो पल्सेस के अंडर जो एरिया है, उनके अंदर भी फर्टिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी और अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन की जरूरत है। सुमित जी, देखिए इस साल भी काफ़ी अच्छा मानसून है, बारिशें हर जगह बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत बढ़िया बारिशें हुई हैं, उसका एक इम्पैक्ट क्या दिखाई देता है? और दूसरा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट का अगर फैक्टर आता है और जिस तरीके की क्रॉप साइकिलिंग की अगर इन्होंने बात की है और इंटरचेंज अगर क्रॉप्स का यूटिलाइजेशन यहाँ पर सभी फार्मर्स करते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, गन्ना के जो किसान हैं वो अगर इसके साथ इंटरक्रॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उससे भी एक सरप्लस इंक्रीज होगा। अगर ये चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज होती हैं तो प्राइजेस को क्या देखते हैं? हमारे यहाँ जहाँ हम नॉर्थ में हम 2 क्रॉप लेते हैं, हम साउथ में भी 2 क्रॉप नहीं लेते, हम साउथ में 1 क्रॉप लेते हैं, लेकिन नॉर्थ में जैसे हम 2 क्रॉप लेते हैं, उसका कारण क्या है? ये एलुवियल प्लेन्स हैं,
पानी आता है, बरसात है, सर्दी अपने आप में एक तरह से खेती को मदद करती है। जबकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिफरेंट है। वहाँ पर अभी तक बहुत अधिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। राइस के बाद वो दूसरी क्रॉप इसलिए नहीं लेते बिकॉज बहुत सारा टेरेन हिली टेरेन है और वहाँ पर पानी रोकने की कोई क्षमता नहीं है। वहां पर अगर हम 12 मिलियन हेक्टेयर एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जिसमें हम मान लीजिए हम 40, 50, 60% भी लाते हैं उसको हम अपने प्रोडक्शन के अंदर, इट विल टेक एटलीस्ट 10 years फॉर इट टू बिकम कॉमर्शियली वाइबल, क्योंकि वहां से कैसे प्रोड्यूस मार्केट्स की तरफ मूव करेगी। ओके और सेकेंड, लेट्स से अगर ये प्रोड्यूस हमारी 1 साल 2 साल के अंदर मार्केट में आने लगती है, लेट्स बी नाउ द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ इट। ओके देखिए आज भी भारत के जो कृषि मंत्री हैं वो इंद्रदेव हैं, क्योंकि प्लानिंग इंद्रदेव करते हैं कहाँ कितनी बारिश होगी और उस हिसाब से प्रोडक्शन आनी है। हमको कभी भी अपनी प्लानिंग और अपनी तैयारी सरप्लस रेनफॉल ईयर के हिसाब से नहीं करनी। उस साल तो हमारे पास हमारी जमीन इतनी प्रोडक्टिव है, अपने तो राष्ट्रगान में है शस्य श्यामलाम, दैट मींस द लैंड व्हिच इज सो प्रोडक्टिव। ओके तो हमारी जमीन ऑलरेडी इतनी प्रोडक्टिव है कि हमको उसके अंदर चैलेंज नहीं है जिन सालों में अच्छी बारिश है, परंतु प्लानिंग उन साल की टेक्नोलॉजी उस साल के लिए प्लानिंग करनी है जिस साल एल नीनो है, बारिश कम है। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछे, मैं आज बोलूंगा कि जिस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ रही है, जितना हम प्रोडक्शन लाएंगे वो केवल हमारी इंक्रीज डिमांड को ही अगर केटर कर दे तो बहुत बड़ी बात है। आप एक्सपोर्ट की प्लानिंग में इंडिया से मत जाइए। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति आई और उस समय हम बाहर से इंपोर्ट करते थे और हमारा जो अनाज था वो गेहूं 120 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन था, आज 1200 लाख है। जब और साथ में देश की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ को पार कर गई, 145 करोड़ आप ही कह रहे हैं। राइस का जो प्रोडक्शन है वो 230 लाख मीट्रिक टन के आसपास का था, आज राइस का प्रोडक्शन 1400 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑल्सो। तो ये चीज नहीं है कि दालों के अंदर या तिलहन के अंदर में ये चीज हो नहीं सकती, बस वो प्लानिंग जो आपने कहा कि वो प्लानिंग की कहीं ना कहीं एक डेफिशिएंसी रही और उसको अगर ठीक से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि पूसा के सभी साइंटिस्ट इतने कैपेबल हैं कि इस सारी चीज को कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं इस चर्चा में दोबारा लौटूंगा, वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस साल के अंत तक चना 8,000 रुपए फिर से क्या छू सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सुमित जी, जैसा ब्रेक से पे जाने से पहले मैं पूछ रहा था, अब प्राइजेस के ऊपर पे मैं बात कर लेता हूं। क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत तक एक बार फिर से 8,000 रुपया चना दिखाएगा जो 2024 के अंदर हमने एक बार बाप देख लिया था? मैं आपको एक बहुत छोटा सा मैट्रिक्स बोलता हूं कि आप कभी भी पल्सेस का प्राइस आपको देखना है तो कैसे देखिए। इंडियन प्रोडक्शन आप राइट हैंड साइड पे रखिए, ग्लोबल प्रोडक्शन आप नीचे के मैट्रिक्स पे रखिए। ओके। अगर इंडियन प्रोडक्शन कम है और ग्लोबल प्रोडक्शन ज्यादा है तब हम इंपोर्ट डिपेंडेंट रहते हैं, तब इंडिया के अंदर प्राइस ऊपर जाते हैं और वो ग्लोबल मार्केट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। जब जब इंडियन प्रोडक्शन ज्यादा है
और ग्लोबल प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। वो साल भरपूर मंदी के साल रहते हैं। ठीक है। और ये साल में खास बात क्या है, अफ्रीका के अंदर तुअर की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, म्यांमार में बारिश बहुत अच्छी है, हेंस तुअर और उड़द की प्रोडक्शन बहुत अच्छी लग रही है। ऑस्ट्रेलिया में लेंटिल्स और चना की प्रोडक्शन बेहतरीन है। कनाडा में येलो पीज और लेंटिल की प्रोडक्शन अच्छी है। मैं ये नहीं कहूंगा बेस्ट है, बट अच्छी है। ब्लैक सी के अंदर ओवरऑल देयर वाज ड्राइनेस इशू येलो पीज पे, बट वो कभी भी एक मेजर फैक्टर नहीं है। ठीक है। सो सम टोटल आउटसाइड प्रोडक्शन इज गुड। इंडिया के अंदर तुअर की आने वाली प्रोडक्शन काफी अच्छी लग रही है। चना के सब एरिया में पानी अच्छा गिर गया है, तो सेंटिमेंट एक बार ब्रेक हो गया है। कोई भी फार्मर स्टॉक नहीं रखना चाहिएगा, क्योंकि उसको अगले क्रॉप की सर्टेनिटी लगने लगी है। प्लस जो आने वाले किसी भी तरह की दलहन या क्रॉप, सभी चीजें अच्छी लग रही हैं। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, प्रोवाइडेड सरकार ड्यूटी 0 रखती है येलो पीस के ऊपर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी तो 2026 तक है। बिल्कुल। और ड्यूटी अगर 0 रखती है येलो पीस पर, तो मेरे हिसाब से किसी भी कमोडिटी में, प्रोवाइडेड सितंबर के मंथ को अगर हम छोड़ दें, जब हमारी पीक फेस्टिवल डिमांड आने वाली है दिवाली की, मेरे को किसी भी चीज में फंडामेंटली बहुत तेजी नहीं लगती है। ठीक है। तो स्पेसिफिकली आंसर क्या 8,000 रुपए का भाव लगता है। अगर 7,000 भी हो जाए तो वो ट्रेडर्स के लिए दिवाली, अर्ली दिवाली होगी। ठीक है। अगर 6,500 हो गई तो वो दशहरा, अर्ली दशहरा होगा। ठीक है। और 6,000 क्रॉस हुआ तो लोग होली मना लेंगे। ठीक है। डॉक्टर कपिला, क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फार्मर्स को अभी फिलहाल ध्यान रखने चाहिए? और कार्बन क्रेडिट, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? और फार्मर को क्या दालों के प्रोडक्शन के अंदर में ज्यादा पैसा मिलेगा या कार्बन क्रेडिट में ज्यादा पैसा? चंद्र जी, शायद आपने मेरे से थोड़ा अलग सवाल पूछा। मार्केट का फ्लेवर और प्राइस के बारे में मुझे नहीं पता। वैज्ञानिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो बहुत पॉजिटिव होता है। हम हमारे टेबल पे ये टारगेट लेके चलते हैं कि 2030 तक कितना चाहिए, पॉपुलेशन कितनी बढ़ने वाली है, 2050 तक का टारगेट क्या होना चाहिए। किसानों की जहाँ तक बात है, अगर मैं सबसे पहले अपने आप को एक किसान के रूप में देखना चाहती हूँ कि मैं कौन सी फसल लूँ। पहली बात तो ये कि मेरे को उसकी सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज हो रही चाहिए। इतना बीज लगेगा, इतना पानी लगेगा, बीज यहाँ से मिलेगा, ये होना चाहिए। दूसरा, मुझे उसका मार्केट इस तरह से दिखे कि एटलीस्ट एक एमएसपी का एक बेंचमार्क होता है। हो सकता है एमएसपी पे 100% प्रोक्योरमेंट ना हो, लेकिन आप उसके बेसिस पे ट्रेडर्स से, आड़तियों से, बिचौलियों से आप ये नेगोशिएट कर सकते हो कि एमएसपी अगर 8,000 है तो तुम्हें 4,000 रुपए में तुम्हें नहीं देने वाला। एटलीस्ट एक बेंचमार्क एमएसपी के थ्रू सेट होता है, तो वो मेरी क्रॉप एश्योर्ड हो। और तीसरा, जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, हम पहले हरित क्रांति की बात करी तो हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की। इस सदी की शुरुआत में हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और कोरोना के बाद में हम एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की बात भी करते हैं। तो पल्सेस के कंपैरिजन में अगर आप कोई और भी फसल लें, कोई भी फसल लें, जितना कार्बन क्रेडिट, जितना एनवायरमेंटल सिक्योरिटी आपको पल्सेस प्रोवाइड कर सकती हैं, ये रूल है। हर साइंटिफिक, आप क्रॉपिंग सिस्टम जब भी डिसाइड करते हैं, आपकी एक साल में एक दलहनी फसल होनी ही चाहिए। अगर आप ये अश्योर कर लेते हैं तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी रिटेन रहती है। तो मैं एज अ फार्मर ऐसी ही फसल को चुनना चाहूँगी जो मेरे इन तीनों फैक्टर्स पे खरी उतरती हो, और दलहनी उसमें आइडियल सूट होती है। कि अभी तक अगस्त के आखिर तक अगर हमारे पास रेंज हैं, तो जिनके खेत अभी फॉडर क्रॉप से खाली हो चुके हैं, वो सितंबर 15 के आसपास दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं, और उनको टाइमली हार्वेस्ट करके खरीफ से पहले एक एडिशनल क्रॉप और भी ले सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों के पास, तो मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है कि 2 से ज़्यादा आप इस बार 3 फसलें ले सकते हैं, और इस मानसून के बेनिफिट को टैप करिए। बिल्कुल, इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। चलते चलते आपसे सुमित जी एक सवाल लेना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि इम्पोर्ट पल्सेस का ज़्यादा फायदेमंद है बनस्पत की डोमेस्टिक प्रोड्यूस करें? मैं आपको एक हिस्ट्री में जाना चाहूंगा, मैं भी कुछ सेकंड के लिए जी। आज तक दुनिया में कोई भी देश या कोई भी सिविलाइजेशन अगर वो नष्ट हुई है, वो इसलिए हुई है कि वो इंपोर्ट पे, फूड के लिए ओवर डिपेंडेंट हो गई है। कोई भी देश जो फूड के लिए डिपेंडेंट है, वो कभी भी वॉर पे नहीं जा सकता है। राइट। 1965 का देख चुके हैं। तो कभी भी किसी के लिए भी, और स्पेशली भारत जैसे देश के लिए जहां हम 145 करोड़ लोग हैं, वहां पर
फूड के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या बेस्ट पैरिटी देखना चाहिए, वो बहुत शॉर्ट टर्म, वो कल का देख रहे हैं, ना वो देश के बारे में सोच रहे, ना किसान के बारे में, ना हमारी इकोनॉमी के बारे में, ना ओवरऑल ग्रोथ के बारे में। तो मैं कभी भी, और ये मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहता हूँ, इंपोर्ट कैन नेवर बी अ हेल्दी सब्स्टिट्यूट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और अब वक्त हो गया यहाँ पर सवालों और जवाबों के सिलसिले का। तो हर एपिसोड में जैसा कि हम आपसे सवाल करते हैं, तो सबसे पहले हम पिछले एपिसोड की यहाँ पर बात करेंगे। पिछले एपिसोड में जो हमने आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब देने वाले विजेता कौन है और सही जवाब क्या है। सवाल हमने आपसे पिछले एपिसोड में पूछा था, हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो हमारी ऑप्शंस थी, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। और जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके नाम टीवी स्क्रीन पर। और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के सवाल का। आज का जो एपिसोड का सवाल है वो है, विपणन सीजन 2025-26 के लिए अरहर की प्रति क्विंटल कितनी एमएसपी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए, ऑप्शन बी 6,000 रुपए, ऑप्शन सी 7,000 रुपए और ऑप्शन डी 8,000 रुपए। आपको इस सवाल का सही जवाब हमें मेल करना है अपना commodityexpert@gmail.com पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको इस सवाल का जवाब हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच भेजना है, यानी आपके पास 24 घंटे हैं। तो जल्दी से हमें मेल कर दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर, और जो विजेता होंगे उनका नाम अगले एपिसोड के अंदर में आपको पता चल जाएगा। आप दोनों खास मेहमान स्टूडियो में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी आप आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड के अंदर में चलते चलते जो खास बात निकल करके आई, वो ये निकल करके आती है कि दालों के कारोबार के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि निश्चित तौर के ऊपर पे अभी भारत दूसरे देशों के ऊपर पे निर्भर है, यानी कि करीब करीब 50 लाख मीट्रिक टन से लेकर के और 70 लाख मीट्रिक टन का जो डेफिशिएंसी है, उसको यहाँ पे आप उत्पादन बढ़ा करके पूर्ति उसकी कर सकते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। दूसरा, सबसे अधिक एमएसपी जो मिल रहा है वो दालों में मिल रहा है। और तीसरी अपॉर्चुनिटी जो डॉक्टर शेखावत जी ने यहाँ पर बताई, वो ये कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां पर दालों का एक बेहतरीन प्रोडक्शन लिया जा सकता है। अगर उसको दालों के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो भारत चावल की तरह हो सकता है कि यहां पर आयातक से निर्यातक की तरफ अपना कदम बढ़ा दे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ पधारे सभी किसान, मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। किसान मतलब अन्नदाता, और अन्न देता है जीवन। भारत को केवल भारत के लिए पैदा नहीं करना, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है कि हम दुनिया में भेजें और दुनिया का पेट भरें। कृषि मंत्री की चौपाल 13 सितंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं अंगूर के भाव। दिल्ली की आजादपुर मंडी में अंगूर का भाव रहा 6,000 रुपए।
पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में अंगूर 5,500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अंगूर के सौदे 3,900 रुपए पर हुए। अब बात करते हैं अमरूद के भाव। गुजरात की गोंडल मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,500 रुपए। हरियाणा की बरवाला मंडी में अमरूद 2,400 रुपए पर बिका। पंजाब की फाजिलका मंडी में अमरूद के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। आइए जानते हैं मूली के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में मूली का भाव रहा 1,100 रुपए। हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में मूली 2,200 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। घर में 3 जवान बेटियां हैं, लेकिन आपको उनकी शादी की कोई चिंता ही नहीं है। वो अपने बेटियों की शादी की चिंता छोड़, अपनी शादी की चिंता कर। 15 सितंबर से समधिन वर्सेस समधिन, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।